दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमने जनरल साइंस की एक सीरीज या सिलसिला स्टार्ट किया था जिसमें सबसे पहले हमने अध्ययन किया था जिस टॉपिक का वो था रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं। काफ़ी जटिल टॉपिक था, लेकिन हमने महज किस्से कहानियों के माध्यम से एक खास ट्रिक्स के माध्यम से उस टॉपिक को बेहद सरल बना करके आपके सामने पेश किया था। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने वहाँ पे वादा किया था कि आप 1 घंटे के बाद रासायनिक सूत्र में कभी भी कहीं नहीं फंसोगे, और जो हमने प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल सेट किए थे उनको आप मेरे साथ खड़े होकर के वहीं के वहीं सॉल्व करोगे। वो हमने वादा पूरा भी किया था। छोटे मोटे इश्यूज थे वीडियो में, लाइट का, वॉल्यूम का, वो सब धीरे धीरे सुधार करेंगे। अभी नया नया सिस्टम चालू किया, लेकिन अब उस सीरीज को आगे बढ़ाने का टाइम है। और उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमने सेकंड टॉपिक डिसाइड किया है वो है पदार्थ या मैटर। देखिए, ब्रह्मांड में हम अपने चारों तरफ जब भी देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, सामग्री पाई जाती है। जैसे कि जो आप भोजन करते हैं, जो आप पीते हैं वो पानी हो गया, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो हवा हो गई, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, पहाड़, नदियाँ, एवरीथिंग किसी न किसी वस्तु या सामग्री से बनी हुई है। उसी सामग्री को, उसी वस्तु को हम पदार्थ या मैटर बुलाते हैं। क्लियर? वैज्ञानिकों ने उसके लिए मापदंड स्तंभ किया है, सेटल किया है। ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तु या सामग्री, क्या कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु या सामग्री जिसका स्वयं का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वेट, या मास, तथा उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम। क्या कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु या सामग्री जिसका स्वयं का द्रव्यमान वेट हो तथा उसका खुद का आयतन या वॉल्यूम हो, उससे हम पदार्थ या मैटर की संज्ञा देते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। लेकिन इतने प्रकार की, कोई लाखों करोड़ों प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, उनको अलग अलग रूप से कैसे स्टडी करें, उसके लिए हम करेंगे उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण के लिए हमने 2 मापदंड लिए। एक तो लिया भौतिक वर्गीकरण या फिजिकल क्लासिफिकेशन, और सेकंड लिया हमने रासायनिक वर्गीकरण या केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? इनका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम पदार्थों को वर्गीकृत करते वक्त, उनका वर्गीकरण करते वक्त ऐसे गुणों को देखेंगे जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं। लाइक उनका वेट हो गया, उनका आयतन हो गया, उनके आकार, शेप हो गई, उसके अलावा उनकी अवस्थाएं, किस अवस्था में पाया जाता है, रंग हो गया। जब ऐसे गुणों को ध्यान में रख करके हम पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे तो वो आएंगे भौतिक वर्गीकरण के अंदर में। क्लियर? वहीं जब हम उनके ऐसे गुणों को देखेंगे जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन एक व्यापक साइंटिफिक स्टडी के बाद, प्रयोग करने के बाद पाएंगे कि उनके, जैसे कि पदार्थ के कण हैं, वो आपस में किस प्रकार से, किस हिसाब से अरेंज हैं, उनके मध्य की दूरी कितनी है, कणों के मध्य आकर्षण कितना है, उनके केमिकल गुण कितने, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो किस प्रकार से केमिकल रिएक्ट करते हैं। जब इस प्रकार के गुणों को देखेंगे तो हम फिर रखेंगे उन्हें केमिकल क्लासिफिकेशन या रासायनिक वर्गीकरण के अंदर। क्लियर? सबसे पहले हम करेंगे भौतिक वर्गीकरण, और पदार्थों का भौतिक रूप से या भौतिक वर्गीकरण में इन मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ठोस या सॉलिड, सेकंड द्रव या लिक्विड, एंड थर्ड गैस। क्लियर? उसके अलावा हम 2 अवस्थाएं और पढ़ेंगे, 2 भाग और पढ़ेंगे, जो हैं प्लाज्मा व बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा को हम पदार्थों की चौथी अवस्था बुलाते हैं, और बीईसी या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन संपीड्यता जिसे कहते हैं, उसको हम पदार्थों की 5वीं अवस्था, 5th स्टेट भी बुलाते हैं। क्लियर? सबसे पहले हम देखेंगे इनके मध्य क्या समानता है, क्या विषमानता है, क्या इनके गुण हैं, किस हिसाब से पहचानेंगे कि ये पदार्थ ठोस अवस्था में है, द्रव में है, या गैस में है, प्लाज्मा में है, किस प्रकार से। तो उसके लिए हम देखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनका आकार यानी कि शेप व आयतन यानी कि वॉल्यूम, ऐसे पदार्थ जिनका आकार व आयतन यानी कि शेप व वॉल्यूम दोनों निश्चित हो, उसे तो कहेंगे हम ठोस पदार्थ, सॉलिड मेटल्स। वहीं
जब किसी पदार्थ का आयतन तो निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, उसे हम कहेंगे लिक्विड या द्रव। क्लियर। वहीं जब आकार व आयतन दोनों ही निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, उसे हम कहेंगे गैसेज। कहना क्या चाहता हूँ जरा सुनिएगा। देखिए, आपके आसपास जितने पदार्थ हैं उनमें से कोई भी एक ऐसा दिमाग में लाइए जिसका आकार व आयतन निश्चित हो। जैसे कि पत्थर हो गया, धातु हो गई यहाँ काफ़ी सारी, उसके अलावा बर्फ, नमक, चीनी, रबड़, ये लकड़ी, ये सब की सब ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका आकार व आयतन हमेशा निश्चित है। अगर वो 1.5 किलो की है और टेढ़े मेढ़े शेप में है तो ऐसे की ऐसे ही रखी रहेगी, ना तो उसका आयतन कम होगा ना ही उसका आकार बदलेगा, जब तक कि हम उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दें, उस पर कोई बाहरी दबाव ना लगा दें। क्लियर। तो उसे हम कहेंगे ठोस पदार्थ। वहीं जब उनका आयतन तो निश्चित हो, जैसे कि दूध ले लिया, पानी ले लिया, उनका जो आयतन है 1.5 लीटर पानी लिया है, 2 लीटर पानी लिया है, वो आयतन तो उनका निश्चित है लेकिन उनका आकार निश्चित है, आकार निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें जिस भी पात्र में आप रखोगे, जिस भी पॉट में आप रखोगे, वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। क्लियर। जैसे कि पानी को आपने मग में रख दिया तो मग का आकार ले लिया, उसे किसी आयताकार वस्तु में रख दिया उसका आकार ले लिया, तो आकार तो निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। तो ऐसे पदार्थ जिनका आकार तो अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो, वो हो गए द्रव। जब आकार व आयतन दोनों ही निश्चित हो तो वो हो गए ठोस, और जब दोनों ही अनिश्चित हो, दोनों ही निश्चित ना हो, वो हो गए गैसेज। क्लियर। अब थोड़े थोड़े एग्जांपल्स भी इनके हम देखते हैं। ठोस पदार्थ, इसके एग्जांपल हो गए, मान लो पत्थर, बर्फ, बहुत सारी धातुएं हैं, लकड़ी, उसके भी अलावा नमक ले लो, सॉल्ट, चीनी, रबड़ बैंड, रबड़ जिसे बोलते हैं, स्पंज। ये एग्जाम्पल मैं जानबूझ कर ले रहा हूँ ताकि आप पूछें। तो हमने देखा, सबसे पहले हमने ठोस पदार्थ के कुछ एग्जाम्पल्स लिए। देखो, पत्थर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आकार आयतन आपको दिख जाता है। बर्फ हो गई, धातुएं हो गई, इनके आप आकार पूछ सकते हैं, साफ दिख रहे हैं कि इनका आकार आयतन दोनों की दोनों निश्चित है, सर्टेन है, तो ये हमारे ठोस पदार्थ हो गए। लेकिन पहला सवाल उठेगा कि सर नमक और चीनी, ये भी तो जिस भी पॉट में बर्तन में रखे जाते हैं उसका आकार ले लेते हैं, लेकिन नहीं, उसके लिए आप देखो कि चीनी का या नमक का जो क्रिस्टल है, एक कण है, उसका आकार तो निश्चित है, बिल्कुल जिस कंडीशन में वो है उसी में रहेगा, उसका जो आयतन है वही रहेगा। लेकिन जब हम बहुत सारे क्रिस्टल डाल देते हैं तो उसके बाद आपको नमक दिखता है कि हमने कटोरी में रख दिया, कटोरा में रख दिया, उसी का आकार ले लिया, लेकिन जो उसका क्रिस्टल है उसका आकार आयतन दोनों ही निश्चित है। वहीं अब आप कहोगे रबड़ या स्पंज, सर इनको तो कितना भी लंबा खींच लो, कितना भी छोटा कर दो, लेकिन उसका भी जवाब यही है, चाहे रबड़ हो या स्पंज हो, उसकी जो मूल आकृति है, जो इस मूल आकृति में पाया जाता है, उसको जब आप रख दोगे तो उसमें खुद से कोई भी चेंज नहीं होगा, जब तक कि हम उस पर कोई बाहरी दबाव लगा करके या बाहरी प्रेशर लगा कर, बल लगा करके उसे खींचतानी ना हो जाए। क्लियर। चाहे रबड़ हो या स्पंज हो, जिसमें वायु को कम पाई जाती, दबा देते हैं ना हम स्पंज को, खुल जाता, दब जाता है, बड़ा हो जाता है, दब जाता, बड़ा जाता है, वो सब की सब चीज़ें, लेकिन उनका जो मूल आकार है वो निश्चित है, जब तक कि हम उस पर खुद से छेड़ाछाड़ी ना करें। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स ठोस के। तो अगर पैसा की पूछ ले कि स्पंज या रबड़ ठोस पदार्थ है या क्या है, तो वो हाँ ठोस पदार्थ है। क्लियर। क्यों? उसका जवाब भी आपके पास है। तो अब हमने देखा कि ठोस पदार्थ, द्रव और गैसेज के मध्य पहला अंतर है कि ठोस का आकार व आयतन, शेप व वॉल्यूम दोनों निश्चित, द्रव के अंदर आकार अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है, और गैसेज के अंदर आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित है। ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे इनके कणों के जो अरेंजमेंट है, कण किस हिसाब से अरेंज है वो क्या है। तो देखो, ठोस पदार्थों के जो कण होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो एक मैट्रिक अवस्था में या एक
मेट्रिक अरेंजमेंट के हिसाब से अरेंज होंगे। जैसे कणों के मध्य की दूरी निश्चित होगी, कणों के मध्य जो अरेंजमेंट है जिस हिसाब से वो सेट हुए हैं, जिस हिसाब से सेटल हैं वो निश्चित होगा। देखिए इस डिब्बे में सारे के सारे कण किस तरीके से आए, क्लियर। वहीं जब हम लिक्विड्स की बात करेंगे तो कणों के मध्य की दूरी देखिए इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, कण अरेंज भी उल्टे सीधे हैं। उसके अलावा इनके मध्य आकर्षण, इनके मध्य आकर्षण देखिए बिल्कुल चिपक के हैं, लेकिन उनके मध्य आकर्षण थोड़ा सा कम है। वहीं जब गैसेस की बात करेंगे तो इनकी तो भैया कोई लिमिट ही नहीं, इनके मध्य आकर्षण भी कम, दूरी भी ज़्यादा, अरेंजमेंट भी कम। जैसे अब सबसे पहले हम जो इनके कणों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे जटिलता, यानी कि ठोस पदार्थों के जो कण हैं वो कितनी जटिलता के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। तो ठोस पदार्थों के कण काफ़ी ज़्यादा जटिल हैं, काफ़ी ज़्यादा कठोरता के साथ जुड़े रहते हैं। वहीं द्रवों के ठोस के अकॉर्डिंग तो या ठोस के अपेक्षा तो थोड़े कम जटिल हैं, लेकिन गैसेस से थोड़े से ज़्यादा है। वहीं गैसेस के कणों के मध्य जटिलता बहुत कम है, वो इधर उधर भागते रहते हैं। जैसे कि मैंने अपने रूम में छोटा थोड़ा सा परफ्यूम यहाँ पे छिड़का या कोई भी गैस यहाँ पे लीकेज किया, खोली, तो विद इन मिनट्स वो पूरे रूम में फैल जाएगी। यानी कि उनके जो कण हैं उनके मध्य आकर्षण कम है, आपस में जुड़े हुए बहुत इतने ज़्यादा जटिलता के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। उसके अलावा उनके कणों के मध्य की दूरी यहाँ पे बिल्कुल कम है, यहाँ पे इसके अपेक्षा ज़्यादा दूरी है, और यहाँ पे तो हद से ज़्यादा है, क्लियर। तो हम जब कणों के मध्य की आपस में बात कर रहे हैं, डिफरेंस दे रहे हैं, तो जटिलता की बात करेंगे तो ठोस पदार्थों जो कण हैं वो काफ़ी जटिलता के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं लिक्विड्स में इनकी अपेक्षा कम जटिल हैं, लेकिन गैसेज में बहुत कम है, क्लियर। उसके बाद आकर्षण, ठोस के या ठोस पदार्थों के कणों के मध्य आकर्षण बहुत अधिक है, काफी अधिक है, पास पास में पाया जाता है। लिक्विड्स में उसकी अपेक्षा कम, थोड़ा दूरी दूरी बन जाएंगे क्योंकि बहने लग जाते हैं वो लोग, जैसे जितने भी द्रव हैं वो बहते हैं। वहीं गैसेज का तो लिमिट ही नहीं है, थोड़ा सा खुला और पूरा का पूरा जहाँ तक वो जा सकते हैं पूरे फैल जाते हैं हवा के साथ में मिश्रण करके। तीसरा हम देखेंगे दूरी, ठोस के कणों के मध्य की दूरी बहुत कम है, लेकिन द्रवों में उनकी अपेक्षा अधिक है, और गैसेज में तो बहुत अधिक दूरी है, क्लियर। जैसे कि मैंने एक बॉक्स बनाया, इसमें ठोस के कितने सारे कण अरेंज हुए, वहीं द्रव में उसकी अपेक्षा कम है, और गैसेज में तो देखो पूरे में 4 5 6 कण। फिर देखेंगे गति, यानी कि विसरण, जिसे संचरण कहते हैं, कि ठोस पदार्थों के जो कण हैं उनके मध्य संचरण या गति नहीं पाई जाती है। वो जिस हिसाब से अरेंज हैं वो उसी में बने रहेंगे जब तक कि हम उन पर बाहरी कोई दबाव ना लगाएं। लेकिन लिक्विड्स में उनके मध्य दूरी बढ़ जाएगी और वो बहना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे गैसेज में तो वहाँ तो उनके मध्य गति बहुत अधिक होती है, विसरण बहुत अधिक होता है। यहाँ से छोड़ी हमने पूरा का पूरे में फैल जाएगी। तो आपने क्लियर हो गया होगा कि कणों के मध्य दूरी है वो यहाँ पर कम है, लेकिन जटिलता व आकर्षण बहुत अधिक है। लेकिन वहीं इसकी अपेक्षा द्रवों में ठोस की अपेक्षा कम है, लेकिन गैसों की अपेक्षा ज़्यादा है, और गैसेज में सबसे कम है। चलिए जी, फिर इनके हमने एग्जाम्पल्स देखे कि ठोस पदार्थों के एग्जाम्पल्स पत्थर, बर्फ, धातु, नमक, लकड़ी, चीनी, रबड़, स्पंज वगैरह, ये सब हो गया। वहीं द्रवों में जल हो गया, हमारा दूध हो गया, सब बहुत सारे तत्व हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ब्रोमीन वगैरह। उसके अलावा गैसेज, हवा हो गई, जलवाष्प हो गई, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिससे हम खाना बनाते हैं, एलपीजी, सीएनजी, वो सब कुछ वो गैस अवस्था में पाई जाती है। क्यों? ना तो इनका आकार निश्चित है, ना ही आयतन निश्चित है। उसके अलावा उनके कणों के मध्य की दूरी बहुत ज़्यादा है, आकर्षण कम है, और कम जटिलता से जुड़ा है। ये सब कुछ क्लियर, सारे एग्जाम्पल्स भी आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि पदार्थ की चौथी अवस्था किसे कहते हैं। पदार्थ की फोर्थ अवस्था, पदार्थों की फोर्थ अवस्था कहते हैं प्लाज्मा को। यानी कि पदार्थों की ऐसी अवस्था जिसमें उनके अणु या परमाणु जो है आयनित हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। आयोनाइज होते या आयनित होते उनमें इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का संचरण इस्तेमाल हो जाता है, नहीं समझ। यानी कि पदार्थ की चौथी अवस्था जिसमें अणु या परमाणु आयनित हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं।
उस अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और इनमें जब आयनित हो जाएंगे कण या पार्टिकल्स, तो स्वतः सी बात है, क्लियर सी बात है कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का संचरण इस्तेमाल या स्टार्ट हो जाता है। तो अब आप मेरे कहेंगे कि सर कहाँ अवस्था देखते हैं, कैसे होती है, क्या होती है? तो देखिए, प्लाज्मा अवस्था का जो यूजेज है, आपने काफ़ी पहले देखा होगा प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा टीवी में भी थोड़ा सा प्लाज्मा स्टेट का यूज होता है। उसमें जो लिक्विड भरा जाता है, उसमें जब जैसे ही विद्युत का संचरण होगा या विद्युत देंगे, तो उसके कण या पार्टिकल्स आयनित हो जाएंगे। आयनित यानी कि प्लस माइनस में हो जाएंगे, कोई धनात्मक बन जाएगा, कोई ऋणात्मक बन जाएगा, जिसके कारण उनमें विद्युत का संचरण स्टार्ट हो जाएगा। तो उस अवस्था को हम कहते हैं प्लाज्मा अवस्था, यानी कि पदार्थ की वह चौथी अवस्था जिसके कण या पार्टिकल्स के मध्य या आयनित हो जाने के कारण इलेक्ट्रिसिटी का संचरण स्टार्ट हो जाता है। ऐसी अवस्था को हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था का यूज कहाँ कहाँ होता है? एक तो मेडिकल में, चिकित्सा में काफी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इससे सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, काफी सारे उनमें यूज होता है। उसके अलावा स्पेस साइंस में, अंतरिक्ष विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में भी प्लाज्मा अवस्था का इस्तेमाल होता है। क्लियर जी? और फिर पदार्थ की पांचवी अवस्था पर जाएंगे, जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या बोस-आइंस्टीन संपीड़ितता, जिसका मतलब है जो बॉस हैं वो इंडियन साइंटिस्ट हैं, बॉस साहब, और आइंस्टीन दोनों ने मिलकर के इस अवस्था की खोज की थी। इसलिए इस अवस्था को हम बुलाते हैं बोस-आइंस्टीन अवस्था या बोस-आइंस्टीन संपीड़ितता। इसका जो परिभाषा देंगे हम इस हिसाब से देंगे कि पदार्थ की पांचवी अवस्था जिसमें बोसोन जो द्रव होता है उसे जब हम 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर तक जब ठंडा करेंगे तो एक अवस्था क्षणभंगुर आएगी, यानी कि क्षणभंगुर अवस्था आती है। क्षणभंगुर बोले तो बहुत छोटी सी, थोड़ी देर के लिए। उस क्षणभंगुर अवस्था को ही बीईसी या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। क्लियर? क्या कारण है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी, पदार्थ की वह पांचवी अवस्था जिसमें, जैसे कि जब बोसोन द्रव में, बोसोन लिक्विड होता है, उसको जब हम 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं, तो जो एक क्षणभंगुर अवस्था आती है, क्षणभंगुर स्टेट आता है, उसे ही बीईसी या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बुलाते हैं। क्लियर जी? क्या कारण है? बोसोन द्रव को जब 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं, तो एक क्षणभंगुर अवस्था आती है, जिसे ही बोसोन या फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या बीईसी बुलाते हैं। क्लियर जी? तो हमने पदार्थ का सबसे पहले किया भौतिक वर्गीकरण या फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने मोटे मोटे 5 पार्ट देखे: ठोस, सॉलिड, द्रव या लिक्विड्स, गैसेज, फोर्थ देखी हमने प्लाज्मा अवस्था, और फिफ्थ देखी हमने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या बीईसी। पांचों के बारे में अच्छे से बात की, उनकी समानताएं, विषमताएं, उनके बारे में बात की। थोड़ा थोड़ा जल्दी में कौन सुन लीजिए। ठोस का नाम आते आपके दिमाग में आएगा कि आकार यानी शेप, आयतन दोनों निश्चित हैं। उसके अलावा उनके कणों के मध्य की दूरी बहुत कम है, आकर्षण बहुत अधिक है, वे जटिलता के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण उनके मध्य गति नहीं होती है। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करेंगे तो धातुएं हो गई बहुत सारी, पत्थर, लकड़ी, और भी पुराने पड़े रबड़, स्पंज, चीनी, नमक, सब कुछ सॉलिड है। क्लियर? उसके बाद हम लिक्विड्स पे जाएंगे, और लिक्विड्स में आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। ऐसे पदार्थों को हम लिक्विड स्टेट में कहेंगे या द्रव अवस्था में कहेंगे। क्लियर? उसके एग्जांपल्स देंगे हमने, पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब। इनके कणों के मध्य जटिलता, आकर्षण और दूरी उनकी अपेक्षा कम है, लेकिन गैसेज की अपेक्षा ज्यादा है। क्लियर जी? फिर उसके बाद हमारे गैसेज पे, गैसेज में आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित हैं, दोनों ही निश्चित नहीं है। ये इसके एग्जांपल्स जल वाष्प हो गई, हवा हो गई, एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो सब कुछ। क्लियर? इनमें द्रव अवस्था में जो आयतन है कि
हमारा 1.5 लीटर है 2 लीटर है वो निश्चित रहेगा, लेकिन ये जिस भी पॉट में या पात्र में बर्तन में रखे जाएंगे ये उसी का आकार ले लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी कि पदार्थ की चौथी अवस्था, क्योंकि आपने भी अब तक 3 अवस्था सुनी होंगी ज़्यादातर मोस्टली, वहीं जब हम चौथी अवस्था की बात करेंगे तो उसे कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। उसमें क्या होता है कि जब पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उसके जो कण हैं, अणु परमाणु हैं, वो आयनित हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, धनात्मक ऋणात्मक में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उनमें इलेक्ट्रिसिटी का या विद्युत का संचरण स्टार्ट हो जाता है। ऐसी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। उसका यूजेज कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, मेडिकल में होता है, स्पेस साइंस में होता है। उसके बाद हमने पदार्थ की 5वीं अवस्था देखी जिसका नाम है बॉस-आइंस्टीन संपीड़ितता, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसके मैंने बताया था कि पदार्थ की वह 5वीं अवस्था जिसमें जब बोसोन द्रव को, बोसोन लिक्विड को 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं तो एक क्षणभंगुर अवस्था आती है। उस क्षणभंगुर अवस्था को ही बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट या बीईसी बुलाते हैं। क्लियर जी? इसका इस्तेमाल भी स्पेस साइंस में होता है। उसके अलावा एटॉमिक साइंस, न्यूक्लियर वाला होता है, न्यूक्लियर उसमें होता है, काफ़ी जगह इनका भी होता है। उसके बाद हम जो थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रासायनिक परिकरण। रासायनिक परिकरण करते वक्त हम देखेंगे पदार्थों के रासायनिक गुणधर्म, आंतरिक गुण जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे गुण जिनके लिए हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे, प्रयोग करेंगे, तब जा करके वो देखेंगे। ऐसे गुणों को जो ध्यान में रख के परिकरण करेंगे उसे कहेंगे रासायनिक परिकरण या केमिकल क्लासिफिकेशन। उसको करते वक्त हम पदार्थों को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक तो शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस है एंड मिश्रण। देखिए, शुद्ध का नाम आते हमारे दिमाग में आता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें कोई मिलावट ना हो, जिनमें कोई चीज आकर के मिलाई ना गई हो, वो सब शुद्ध पदार्थ है। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में हम बुलाते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें एक समान रासायनिक गुणधर्मों वाले, एक समान रासायनिक गुणों वाले जब पार्टिकल्स, कण उपस्थित होंगे, परमाणु उपस्थित होंगे, तब हम उस पदार्थ को कहेंगे शुद्ध पदार्थ। क्या कहा मैंने? ऐसे पदार्थ जिनमें समान रासायनिक गुणधर्मों वाले कण या परमाणु उपस्थित हों उसे कहेंगे शुद्ध पदार्थ। वहीं जब मिश्रण की बात करेंगे तो ऐसे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ जाके मिला दो, या परमाणु मिला दो, अणु मिला दो, कण मिला दो, तब जाके बन जाएगा मिश्रण। यानी कि जो हम 2 या 2 से अधिक प्रकार के शुद्ध पदार्थ लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने नमक लिया, पानी लिया, दोनों को डाला, मिला दिया, बन गया जी मिश्रण। उसमें थोड़ी चीनी डाल दी, फिर हिला दिया, बन गया जी मिश्रण। यानी कि कोई भी 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को लेंगे, डालेंगे, मिलाएंगे, मिश्रण तैयार। और डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे पदार्थ जिनमें समान रासायनिक गुणधर्मों वाले कण या पार्टिकल्स उपस्थित हैं वो शुद्ध पदार्थ। वहीं जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के रासायनिक गुणों वाले जो पदार्थ उपस्थित हैं, वस्तु उपस्थित हैं, तो उसे हम मिश्रण बुलाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज तो क्लियर होगी ना तो हमें कि शुद्ध पदार्थ हम कब कहेंगे किसी वस्तु को या पदार्थ को, और मिश्रण कब कहेंगे? जब एक ही समान रासायनिक गुणधर्मों वाले उपस्थित हैं तो उसे शुद्ध या प्योर सब्सटेंस, और जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के हैं तो मिक्सचर हो गया। अब इनको भी आगे क्लासिफिकेशन करेंगे, हम परिगणन करेंगे तो हम पाएंगे शुद्ध पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्व या एलिमेंट्स, और सेकंड यौगिक या कंपाउंड्स। देखिए जी, पहली बात तत्व तो हम जानते हैं आवर्त सारणी में कितने सारे तत्व हैं। कई सारे तो प्राकृतिक नेचुरल हैं जो प्रकृति में ही मिले हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे तत्व ऐसे हैं जो मानव निर्मित हैं, हमने खुद स्वयं बनाए हैं। तो सबों को मिला करके उनको हम तत्व कहेंगे, और वो तत्व शुद्ध पदार्थ हैं। क्यों है? क्योंकि सारे के सारे तत्वों में जो उनके परमाणु हैं वो एक ही रासायनिक गुणधर्मों वाले। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, H2 की अवस्था में रहती है, अणु बना के रहती है, लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु हैं, जितने भी हाइड्रोजन परमाणु हैं, वो सारे समान रासायनिक गुणधर्मों वाले, इसलिए हम उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। परिभाषा कैसे देंगे? ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनमें समान रासायनिक गुणधर्मों वाले परमाणु उपस्थित होंगे उसे हम तत्व कहेंगे। उसके अलावा कई वैज्ञानिकों ने बताया कि शुद्ध पदार्थ की ऐसा भाग या वह सूक्ष्म अवस्था या वह सूक्ष्म कण जिसको और अधिक रासायनिक रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम तत्व कहेंगे। जैसे परमाणु की डेफिनेशन होती है ना
कि किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्म अवस्था जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। वैसे ही तत्व की भी डेफिनेशन ऐसी होती है। मुख्य रूप से मेरी है वो यही है, ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनमें समान रासायनिक गुणों वाले या समान परमाणु उपस्थित हों उसे हम तत्व कहेंगे। वहीं यौगिक क्या हो गया, जब दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व या परमाणु रासायनिक रूप से निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, मिलते हैं, तो हमारे यौगिक या कंपाउंड का निर्माण होता है। अब आप कहेंगे सर मिश्रण में भी आपने यही बताया था कि दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ मिल गए, लेकिन मैंने वहां पर भी बस इतना बोला था कि दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ लिए, उनको डाला, मिलाया और मिश्रण तैयार। उसमें मैंने ना तो ये कहा कि जिस पदार्थों को जो पदार्थ ले रहे हैं उनकी जो वेट है या फिर अनुपात है वो निश्चित होना चाहिए, या फिर हमें उनको रासायनिक रूप से मिलाना है, केमिकल रिएक्शन करानी है, अभिक्रिया करानी है, तब जाकर मिश्रण बनेगा। मैंने बोला दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ लिए, मिलाए, हिलाए और मिश्रण तैयार। लेकिन जब मैं यौगिक को बता रहा हूँ तो मैंने कहा कि ऐसे शुद्ध पदार्थ या फिर जब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ हैं, अणु परमाणु निश्चित अनुपात में, स्थिर अनुपात में, क्लियर, दो बार ये ध्यान से ध्यान देना, मैंने दो टर्म बोली है, निश्चित अनुपात व रासायनिक रूप से संयोजित, यानी कि केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेने वाले हैं, भाग लेने वाले अणु हैं, परमाणु हैं, उनकी अनुपात, उनका वेट वो निश्चित है। कि जैसे जैसे कि मैंने लिया H2O जल, NaCl नमक, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, या फिर बेकिंग सोडा ले लो NaHCO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब के सब यौगिक हैं। अब देखो कोई भी एक यौगिक उठाओ, मान लिया मैंने H2 उठाया, ठीक है जी। तो H2 बनाने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें भाग कौन कौन ले रहा है। एक तो हाइड्रोजन ले रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, क्लियर जी। अब इनका अनुपात निश्चित है कि ये मान लो इसमें H2 की अवस्था में पाया जाता है, तो इसका वेट कितना हो गया जी, 2, 1 1 2, और ऑक्सीजन का वेट क्या हो गया जी, 16। तो हम दोनों को काटा पीटी मचाएंगे तो 1:8 आएगा। क्या आएगा, 1:8। तो इसमें अब आप पाएंगे, इस यही मैं आपको कहना चाह रहा था, जब भी हमें जल बनाना होगा तो हम हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन इसी अनुपात में लेंगे हमेशा, 1:8। अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहा हूँ तो मुझे 8 ग्राम ऑक्सीजन ही लेनी होगी, तभी जाकर के जल बनेगा। अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन ले रहा हूँ तो मुझे 16 ग्राम ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। अगर मैं 3 ग्राम हाइड्रोजन ले रहा हूँ तो 8 3 24 ग्राम मुझे ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, तभी जाकर के जल बनेगा, क्लियर। तो दोनों टर्म आपकी क्लियर हो गई। जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणु परमाणु निश्चित अनुपात में और रासायनिक संयोजित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तब जाकर के यौगिक या कंपाउंड्स का निर्माण होता है, क्लियर जी। लैंग्वेज क्लियर हो गई। जब या 2 या 2 से अधिक प्रकार के शुद्ध पदार्थ निश्चित अनुपात में वे रासायनिक रूप से अभिक्रिया करके रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं, तब जाकर के यौगिकों का निर्माण होता है, चलिए। अब बाकी अगली वीडियो में मैं आपको स्पेशली यौगिक और मिश्रण के मध्य अंतर भी बताऊंगा, 4-5 कि मिश्रण कब कहेंगे, यौगिक कब कहेंगे, वो सब भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप दिमाग में परिभाषा बना लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणु या परमाणु निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं, तब जाकर के यौगिक के कंपाउंड का निर्माण होता है, क्लियर जी। अब तत्व भी आपके क्लियर हो गए। तत्व में क्या बोला मैंने, जब ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनमें समान गुण हो गए अणु या परमाणु उपस्थित हो, उसे हम तत्व कहते हैं, क्लियर। तत्वों के एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लो, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कार्बन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, वो सब कुछ सारे के सारे हमारे, क्लियर जी।
तत्वों को भी आगे वर्गीकृत करेंगे। तत्वों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं केमिकल रूप से, जिन्हें हम कहते हैं धातु, अधातु एवं उपधातु। आपने आवर्त सारणी देखी होगी, उसको 3 अलग अलग रंगों में बनाया जाता है। क्लियर? जो कि धातुएं हैं उनको अलग कलर दिया जाता है, अधातुओं को अलग कलर दिया जाता है और उपधातुओं को बीच में रखता है। क्लियर? उसके अलावा एक वर्गीकरण और कर सकते हो एक पार्ट में, अक्रिय गैस H, अक्रिय गैस, नोबल गैस H, नोबल गैस। देखिए, हमने तत्वों को आगे वर्गीकृत करते वक्त मुख्य रूप से 4 भाग लिए, लेकिन 3 भाग लिए धातु, अधातु, उपधातु, लेकिन फोर्थ और ले लिए हमने अक्रिय गैस। धातु मतलब मेटल्स, जैसे कि सोडियम, लोहा, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब की सब धातु हो गई। अधातु का मतलब है कि धातुओं का उल्टा, जो धातुओं के गुण होंगे उनके उल्टे जिनमें गुणधर्म होंगे वो अधातु हो गए। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सारी की सारी जितनी गैसेज हो गई वो सब के सब अधातु हैं। उपधातु का मतलब हो गया कि धातु व अधातु दोनों के मध्य का गुण व्यक्त करता हो, दोनों के बीच का तुला जुला सिस्टम हो, उसे हम कहेंगे उपधातु। उसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल्स, उपधातु को कहते हैं मेटेलॉइड्स एंड अधातु कहते हैं नॉन मेटल्स। और वही अक्रिय गैसेज हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, आर्गन, वो सब की सब हमारे अक्रिय गैसेज। आगे मैं इनको सब के सब को धातु, अधातु, उपधातु, इनके स्पेशली गुण पढ़ाऊंगा, सारे के सारे एग्जाम्पल्स पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद 2 धातुएं या धातु और अधातु मिलाकर के हम मिश्र धातु कैसे बनाते हैं, कौन सी मिश्र धातु क्या काम आती है, कौन सी मिश्र धातु में कितने % कौन सी धातु है, कितने % अधातु है, वो सब कुछ हम अध्ययन करेंगे। लेकिन एक वीडियो में शॉर्ट में फिलहाल मैं आपको केवल वर्गीकरण कराने की कोशिश करूँगा। ये सारे के सारे पदार्थ जितने भागों में बढ़ सकते हैं वो सब के सब मैं आपको एक ही बोर्ड पर पढ़ा दूँ। क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। फिर हम देखेंगे मिश्रण, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि जब हम 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को लेंगे, हिलाएंगे, मिलाएंगे तो मिश्रण तैयार। फॉर एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा नींबू डाला, चीनी डाली, पानी डाला, तीनों को हिला दिया, शिकंजी तैयार। शिकंजी एक मिश्रण हो गई। वहीं मिट्टी ली मैंने, उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया, या फिर 2 अलग अलग तरीके की मिट्टी बना दी, या थोड़ा सा लोहे का चूर्ण बना दिया, मिला दिया, वो मिश्रण तैयार। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ कोई रासायनिक रूप से संयोजित नहीं है, बस मिल रहे हैं और मिश्रण तैयार। क्लियर? और मिश्रण या मिक्सचर को भी हम आगे 2 भागों में बांटते हैं। जो भाग है उसके पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनस मिक्सचर्स एंड विषमांगी मतलब हेटेरोजीनस मिक्सचर्स। समांगी मिश्रण बोले तो विलयन बोले सॉल्यूशन, जैसे कि अभी हमने जो शिकंजी बनाई वो विलयन है, वो समांगी मिश्रण हो गया। अब इनका भी आप कहोगे अंतर, वो मैं स्पेशली कराऊंगा। समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इन दोनों के मध्य डिफरेंस क्या है, क्या समानता है, वो सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपके सामने पूरे के पूरे ब्रह्मांड के पदार्थों का पूरा वर्गीकरण पेश है और ठीक ठाक तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। बाकी जो भी कोई डाउट हो आपको किसी भी रिलेटेड में, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। उसके अलावा जल्द ही मैं अपने हाथ के हैंड रिटन नोट्स भी टेलीग्राम पर अपलोड करने वाला हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी आपका भाई बंधु हो, आस पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, जिसमें कोई बच्चा पढ़ने वाला हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, वो साइंस पढ़ने के लिए एक बार चैनल पर आए, एक बार क्लास देखें। पसंद ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और थोड़ा सा शेयर जरूर करें। अभी नया दुकान खोली है तो आप जानते हैं कि सपोर्ट की सख्त जरूरत है। बाकी मैं धीरे धीरे अपने आप में, अपने पढ़ाने में, हर चीज़ में सुधार करने की कोशिश करूँगा, क्वालिटी में इम्प्रूव करूँगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। बहुत बहुत धन्यवाद। लगा रखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Subscribe now and press the bell icon.